Hi everyone, so in this video we will see part 2 of chapter number 1 World Geography Some Glimpses। तो इसका हम ये SST जो बुक 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं क्लास 8। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बचे हुए चैप्टर को। आई होप प्रीवियस पार्ट सबने देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की जो लिंक है सभी जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो वीडियो के एंड में है, तो वहां पे आप क्लिक करके और सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें समझी थी जिसमें हमने बिग क्वेश्चंस कवर किए थे। फिर हमने देखा था कि मैप और जो अर्थ का शेप है तो किस तरीके से मैपिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, कार्टोग्राफर्स क्या होते हैं, ये सब देखा था। थोड़ा रिवीजन एक छोटा सा कर लेते हैं। फिर हमने देखा था ओशंस के बारे में, ब्लू ऑफ द ब्लू प्लैनेट, तो उसमें ओशंस के बारे में हमने पढ़ा था। जो भी इंपॉर्टेंट ओशंस है उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स एक दो सबके देखे थे। देन ओशन करंट्स क्या होता है वो हमने समझा था, जिसमें वार्म और कोल्ड करंट्स के बारे में पढ़ा था। देन वी लर्न अबाउट ओशन ट्रेंचेस, जो ओशन के सरफेस पे है ना, यहाँ पर जो वैलीज टाइप के होते हैं, वी शेप का रहता है, उसे हम बोलते हैं मारियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट है। इसका भी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप, जो 11,000 मीटर बिलो सी लेवल है। फिर हमने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ा था, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री पे है, ये वाला आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे कोरल रीफ्स की वजह से ऐसे बनता है, और नाउ अब ह्यूमन एक्शंस की वजह से ये जो है ब्लीचिंग हो रही है, जिसके कारण ये जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके नाउ देन वी लर्न अबाउट स्मॉलर वाटर बॉडीज, जिसमें सी क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, कैनाल क्या होता है, ये सब मैंने आपको इमेज के थ्रू समझाया था पहले पार्ट में। ठीक नाउ व्हाट वी वर लर्निंग अबाउट, यस ये स्वेज कनाल के बारे में हमने देखा था। नाउ अब कॉन्टिनेंट हमने स्टार्ट किया था, ओशियंस के बाद कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया था, जिसमें कि सबसे पहले हमारा एशिया था। तो एशिया वाला हमने पूरा कवर कर लिया था। ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। गोबी डेजर्ट हमने पढ़ा, तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में पढ़ा हमने, टाइगा, टुंड्रा, फिर यूरेशियन स्टेपीज जो है वो पढ़ा। फिर ये यूराल माउंटेन्स के बारे में पढ़ा कि कैसे ये इधर यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज जो है इनके बीच में एक बॉर्डर जैसा, बाउंड्री जैसा क्रिएट करता है ना। और यहाँ पे हमने कजाकिस्तान का इसका देखा था कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आर्कटिक ओशन तक ये फैले हुए हैं ना, ये इधर। ठीक है सो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तिब्बतन प्लेटू को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। देन व्हाट वी लर्न नेक्स्ट, हमने देखा था गोबी डेजर्ट के बारे में, लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगोलिया में 8 से 9 महीने तक सनी वेदर रहता है। टेम्परेचर जो है विंटर में -30 डिग्री तक चला जाता है, तो आप समझ सकते हो बारिश बहुत ही कम है ना। प्रेसिपिटेशन लेस देन 25 पर सेंटीमीटर पर ईयर हो तो उसे हम डेजर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। सो दिस व्हाट वी लर्न। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद यूरेशियन स्टेपीज, ये भी हमने देख लिया था। स्टेपीज के बारे में कार्बन सिंक है, इसमें कार्बन और जो मीथेन गैस होती है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ओवर टाइम रिड्यूस हो जाता है। मतलब अर्थ पे जितना हीट बैलेंस होना चाहिए उतना मेंटेन रहता है, क्योंकि जो कार्बन से या मीथेन जो गैस है, इससे जो हॉट टेम्परेचर राइज होता है उसको ये सिंक कर लेते हैं अपने अंदर और ट्रैप कर लेते हैं, जिसके बारे में आगे हमने देखा था, और फिर हीट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर यूराल हमने देखा था, माउंटेन बाउंड्री जैसे, इसे वाटर टावर भी कहा जाता है माउंटेन्स को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियां जो है वो निकलती है ना। देन व्हाट वी लर्न अबाउट टुंड्रा, यूराल्स, ये सब हमने देख लिया था। अब बारी आती है स्वैम्प, यानी जो दलदल जैसा एरिया होता है जहाँ पे हमेशा पानी रहता है। अब यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं ना, यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। सो अभी मैंने आपको बताया कि जो यूराल माउंटेन रेंजेस है ये वाली, ये इसके इधर सारा यूरोपियन है और इधर एशियन है ना। तो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में हम क्या जानने वाले हैं, इनके फिजिकल फीचर्स के बारे में। सो वी नाउ फ्लाई वेस्ट अक्रॉस यूराल टू यूरोप, मतलब यूराल से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है ना, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं यूरोपियन प्लेन्स की तरफ। ठीक है सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं यूरोप में हम, यूरोपियन प्लेन्स। where we come to vast European plains. Plains are vast flatlands formed by sediment deposition and are known for their fertile soil that support farming, trade and dense population. प्लेन्स अपने यहाँ भी तो हैं, गेंजेटिक प्लेन्स है ना नदर्न पार्ट में। तो इनका क्या, हम क्या जानते हैं इनके बारे में, कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मिट्टी अपने साथ जो नदी अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती है, बहा कर लेकर आती है, वो यहाँ पे डिपोजिट कर देती है। इसकी वजह से ये नई नई मिट्टी जो जमा होती जाती है, तो फर्टाइल लैंड वहां पे क्रिएट होता है। तो सेम वही चीज वहां पर भी है, वहां पे वैलीज बहुत सारी देखने को मिलती है जो रिवर्स कार्व करती है, एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल, वाटर, ट्रांसपोर्ट रूट्स दैट हैव नर्चर्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स
अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। जो नदियां हैं यहाँ पर इसका एक तो फर्टाइल सॉइल क्रिएट कर रही है, देन ट्रांसपोर्ट के लिए रूट्स भी प्रोवाइड करती है, नदियों के थ्रू सामान बहुत बार यहाँ से वहां ले जाया जाता है। और इन्हीं किनारों, इन्हीं नदियों के आसपास जो वर्ल्ड की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है पहले शुरुआती दौर में, वो यहाँ पर विकसित हुई। टुगेदर प्लेन्स एंड रिवर्स वैली सस्टेन एग्रीकल्चर एंड फॉस्टर बायोडाइवर्सिटी। तो प्लेन ले लो, रिवर्स ले लो, ये सब साथ में मिलकर यहाँ पे एग्रीकल्चर को सस्टेन करते हैं। कैसे सस्टेन करना, मतलब कि सुचारू रूप से चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि प्लेन एरियाज है, फर्टाइल है, और रिवर्स की वजह से पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फर्टाइल सॉइल डिपोजिट होता रहता है, और जिसकी वजह से यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत रिच है। ठीक है, तो रिवर्स के बारे में हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक राइन रिवर दिख रही है आपको, ये डेन्यूब है, यहाँ ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, ये नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है। तो यहाँ पे नदियां आपको बहुत सारी है, देखो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, नदियां दिख रही हैं आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। The European plain or the Great European Plain is one of the largest flat lands in the world. एक ये बहुत ही पूरी दुनिया में वन ऑफ द हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट फ्लैट लैंड है। देन इट कवर्स पार्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज। ये जो यूरोपियन प्लेन्स है ना, इसमें एक कंट्री नहीं आती है, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, स्पेन है, फ्रांस है, अभी देखेंगे हम मैप में, एक्टिविटी भी दी गई है आपको। द प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो लाइंग टेरेन, जेंटल रोलिंग हिल्स एंड सेवरल वाइड रिवर वैलीज। तो इस प्लेन में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे रिवर वैलीज हैं, बहुत हल्की सी हिल्स आपको देखने, जेंटल रोलिंग मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं, बहुत जेंटल ऐसे लो लाइंग हिल्स हैं, देन टेरेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं थोड़ा सा गड्ढा है या थोड़ी सी वैलीज जैसा है। तो ऐसा क्रिएचर, ऐसा फिजिकल फीचर हमें देखने को मिलता है। फिजिकल मैप आपको यूरोप का दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अ वैली इन स्विट्जरलैंड लोकेटेड नियर नेक्स्ट टू लेक लुसेन विद अ व्यू ऑफ द एल्प्स। तो पहली जो इमेज है ये वाली, इसमें एक गांव का आप सीन देख सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। ये एल्प्स माउंटेन रेंजेस है, ये दिख रही है आपको। एल्प्स माउंटेन रेंजेस के पास ये गांव है, ये लेक लूसोन है। ठीक है, लूसोन लेक के किनारे बसा हुआ एक गांव का इमेज है, कितना सुंदर दिख रहा है। देन सेकेंड है 1200 किलोमीटर लॉन्ग क्रिसेंट शेप एल्स फोटोग्राफ फ्रॉम स्पेस। ये एल्स माउंटेन रेंजेस की क्रिसेंट शेप, मतलब जो अर्धचंद्राकार होता है ना, चांद इस तरीके से दिखता है, उसे हम क्रिसेंट शेप बोलते हैं। तो ये एल्प माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि आपको वहां से स्पेस से फोटो ली गई है, वो आपको दिखा रही है, ये वाली है ना, ये एल्स लिखा है, इसका वो इमेज है। देन नेक्स्ट जो इमेज है ये वाला, ये वीट फील्ड्स हैं in Europe. Largest proportion of world's wheat production is from Europe. यूरोप में जो wheat production होता है, गेहूं की जो उपज होती है, वो वर्ल्ड में, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। देख लो कितने बड़े बड़े फील्ड हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। ऑब्जर्व द एरिया कवर्ड बाय यूरोपियन प्लेन्स। अभी मैंने आपको बताया कि यूरोपियन प्लेन्स जो है, जो एरिया कवर करते हैं, वो किसी एक कंट्री में नहीं आता है, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज है ना। तो इसी के ऊपर ये एक्टिविटी दी गई है कि यूरोपियन प्लेन्स में जो जो कंट्रीज कवर होती हैं, तो पॉलिटिकल मैप आपको दिया हुआ है वर्ल्ड का एट द एंड ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। तो आपको कंट्रीज लिस्ट करनी है जो पार्ट है यूरोपियन प्लेन के। आपको नाम याद नहीं हो तो भी चलेगा, बट एक बार को आइडिया होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैप ओपन करके रखा है, ये रहेगा, इसको जूम कर देती हूँ। मैंने यहाँ कंट्रीज के नाम लिख दिए हैं, ठीक है, जो जो है उसमें यूरोपियन, यूरोपियन प्लेन्स जहाँ पे कवर होते हैं। जैसे कि सेवरल कंट्रीज है, फ्रांस है, बेल्जियम है, ओके, देन नीदरलैंड्स है, जर्मनी, देन पोलैंड, डेनमार्क, बेलारूस, यूक्रेन और रशिया। तो ये रशिया आपको दिख रहा है। ये जो बाकी कंट्रीज है ना, जैसे फ्रांस, अगर मैं बताऊं, ये वाला जो एरिया है ये पोर्चुगल है, ठीक है, या पुर्तगाल जिसे बोलते हैं, यहाँ पर स्पेन है। तो जो जो इसमें नाम दिए हुए हैं वो अगर हम देखें, जैसे फ्रांस दिया है, तो फ्रांस कहाँ है ये मैं मिटा देती हूँ, जो दिया है वही वही बता देती हूँ। जैसे फ्रांस है तो ये वाला एरिया, ये वाला जो है कंट्री, ये फ्रांस का है। देन बेल्जियम, बेल्जियम फ्रांस के जस्ट ऊपर ये वाला। देन उसके बाद है जर्मनी, ये आप अपने बुक में देखेंगे या नेट पे जाके सर्च करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला जो है ये जर्मनी है, ओके। देन नेक्स्ट इज पोलैंड। तो पोलैंड कहाँ पर आएगा, यहाँ, ये जर्मनी के इधर ये वाला, ठीक है, ये पोलैंड है। देन डेनमार्क, डेनमार्क कहाँ पर आएगा, ये जो ऊपर एरिया दिख रहा है ना, ये अभी हमने जो, इसको मैं मिटाती हूँ,
जर्मनी जहां पे हमने कलर किया था ये वाला, इसके ऊपर ये जो एरिया है ये वाला, इसे कह रहे हैं डेनमार्क। देन बेलारस, बेलारस कहाँ पर है, ये हमारा फ्रांस। देन हियर वी सॉ जर्मनी, ये पोलैंड, और ये वाला जो है ना ये है बेलारस, ठीक है, मिन्स्क इसकी कैपिटल है। देन यूक्रेन इसके नीचे है ये वाला, ओके, एंड रशिया ये मेंशन है ना। तो ये सारी जो कंट्रीज है यहाँ पर यूरोपियन प्लेन्स कवर करते हैं, ओके, तो ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्टाइल सॉइल्स हियर मेक, ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, इसका आंसर है ना। देन फर्टाइल सॉइल्स हियर मेक इट वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन इन द वर्ल्ड। यहाँ इतनी फर्टाइल मिट्टी है, इतनी उपजाऊ मिट्टी है कि दुनिया की एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन है, जहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है। वीट, बाले, राई, पटेटोज आर वाइडली कल्टिवेटेड, ये सब यहाँ खेती की जाती है। द रिवर्स ऑफ द रीजन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। इस एरिया की जो नदियां हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के फील्ड में। द रीजन हैज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, रिसोर्सेज दैट हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। रीजन जो है ये बहुत, यहाँ पे आपको डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, कोयले की खाने हैं, ऑयल डिपॉजिट्स हैं, नेचुरल गैस मिलता है यहाँ पर। सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इस एरिया की होने के लिए। द रिलेटिवली फ्लैट लैंड एंड फेवरेबल क्लाइमेट हैव आल्सो सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ मेजर सिटीज लाइक मॉस्को, बर्लिन, पेरिस, एम्स्टर्डम एंड वर्सा अमंग अदर्स। ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, बाकियों के साथ साथ इनके डेवलपमेंट का एक कारण ये भी है कि यहाँ जो क्लाइमेट सपोर्टिव है, किसके, एक तो फ्लैट लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, और क्लाइमेट भी फेवरेबल है। इस कारण यहाँ यूरोपियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुए इन यूरोपियन कंट्रीज में, ओके, सिटीज में, और इनके साथ साथ और भी हैं बट ये कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। Then European plains have been the ground for major battles with many rulers jostling to take control of it. Today it remains vital for Europe's economy, especially for agriculture and transportation. यूरोपियन प्लेन्स जो है ना, पास्ट में यहाँ पे बहुत सारे, पास्ट समय में यहाँ पे बहुत सारे युद्ध हुए हैं, है ना। देखो यहाँ लिखा है बैटल्स हुए हैं, जहां पर बहुत सारे जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने इस एरिया पे अपना कंट्रोल पाने की कोशिश की कि इस एरिया को कंट्रोल में कर सके, ठीक है, उनके अंडर ये एरिया आ सके। आज भी यूरोप की जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक सिचुएशंस है, उसके लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी है। सो एज वी कंटिन्यू साउथ वेस्ट वी साइड अ क्रेसेंट शेप माउंटेन रेंज एल्स। एल्स मैंने आपको बताया मैप में, नीचे साउथ की तरफ जब आप जाते हो यूरोपियन इस मैप में, तो आपको यहाँ पे एल्प्स दिखते हैं, है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सो Alps are renowned for their picturesque landscape with skiing and hiking in all the countries they span. अब Alps जो माउंटेन रेंजेस है, ये किस चीज के लिए जाना जाता है, एक तो पिक्चरस्क मतलब कि बहुत ही सुंदर, यहाँ नेचुरल जो सीन है, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ बहुत सुंदर दिखती है। यहाँ आने वाले लोग स्कीइंग करते हैं, स्कीइंग यानी होता है जो बर्फ पर ऐसे एक अलग तरीके के शू बने होते हैं, वो पहनकर जो चलते हैं उसे कहते हैं हाइकिंग, यानी जो पर्वतारोहण होता है, जो पैदल पहाड़ों पे हम चढ़ते हैं, उसे कहा जाता है। जहां जिस जिस भी कंट्री में जहां जहां पर भी ये एल्प्स माउंटेन रेंजेस है, वहां पर लोग इसके लिए यहाँ आते हैं, घूमते हैं और यहाँ पर एंजॉय करते हैं, ठीक है। देन दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर इन साउथ सेंट्रल यूरोप एंड कंटेन फेमस पीक्स एज माउंट ब्लैंक। जैसे हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट है। ऐसे ही यहाँ पर जो एल्प्स माउंटेन रेंज है, उसमें माउंट ब्लैंक जो है वो फेमस पीक है, ठीक, माउंट ब्लैंक या माउंट ब्लैंक। देन नेक्स्ट इज एल्प्स हैव ओक एंड बीच फॉरेस्ट एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स। जो एल्प्स की माउंटेन रेंजेस है ना, उसमें लोअर एल्टीट्यूड जो नीचे थोड़ा एरिया है, वहां पर आपको ओक के पेड़, बीच के ट्रीज ये देखने को मिलते हैं। फिर स्प्रूस एंड पाइन एट हायर एलिवेशन, और ऊंचाई पर जाने पर स्प्रूस, पाइन ये देखने को मिलते हैं। एंड एल्पाइन फ्लावर्स सच एज एडल्विस इज द हाई माउंटेन्स। इस तरीके के, देखो ये यहाँ लिखा है एडलवाइस, है ना, एडलवाइस फ्लावर्स है, ये एल्प्स पे मिलते हैं। इट इज नेशनल फ्लावर ऑफ ऑस्ट्रिया एंड बिलोंग टू फैमिली ऑफ सनफ्लावर। ये सनफ्लावर फैमिली कैटेगरी से आता है और ये ऑस्ट्रिया का नेशनल फ्लावर भी है, ठीक है, एडलवाइस। नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स आइबेक्स, देन नेक्स्ट इज शैम्वा, ये एक तरीके का हिरन होता है। आइबेक्स यानी जंगली बकरी जैसा। फिर मामट मानी की एक गिलहरी होती है जो पहाड़ी एरिया की होती है। गोल्डन ईगल जो सुनहरे कलर
कलर का एक बाज होता है, देन लिंक्स एक जंगली बिल्ली, देन वोल्फ यानी कि भेड़िया, फिर ब्राउन बेयर्स, यहाँ जो भूरे कलर के भालू होते हैं, ये सारे वन्य जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एल्प्स प्रोवाइड वाटर टू मेजर यूरोपियन रिवर्स लाइक राइन एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द डैन्यूब। जो एल्प्स माउंटेन रेंज है, यहाँ पर बहुत सारी सहायक नदियां जाती हैं जो कि राइन नदी को पानी देती है, ट्रिब्यूटरीज जो है डेन्यूब नदी की, राइन और डेन्यूब मैंने दोनों आपको बताए थे। तो इन नदियों में पानी जो है वो एल्प्स से बही हुई जो नदियां हैं उनके थ्रू जाता है ना। डेन्यूब जो ये नदी है, इसमें जितनी भी सहायक नदियां आकर मिलती है, इसको एल्प माउंटेन रेंजेस से पानी मिलता है, ऐसे ही राइन में भी। ओके, यही बताया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू लो लैंड यूरोप, इन जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इरिगेशन में, सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी प्रोवाइड इन्हीं से होता है। द रीजन इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, यहाँ मिनरल्स भी बहुत पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, लीड, रॉक सॉल्ट, ग्रेफाइट, जिप्सम एंड मैग्नेसाइट, एंड इज नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं अफ्रीका। सो अफ्रीका के बारे में जानने से पहले यहाँ दिया हुआ है, आफ्टर दिस व्हर्लविंड टूर ऑफ की लैंडफॉर्म ऑफ यूरोप वी फ्लाई साउथ टू अफ्रीकन कंट्रीज। मतलब अभी हमने यूरोप का देखा, यूरोप से जब आप नीचे आने लगते हो, इधर साउथ की तरफ आने लगते हो, तो आपको फिर अफ्रीकन जो मैप है वो दिखता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिखता है, ये वाला। ठीक है, तो अब इस मैप के बारे में पढ़ लेते हैं। Yes. As on every other part of Earth, Africa too has varied landforms. जैसे अर्थ के हमने हर पार्ट में, हर कॉन्टिनेंट अभी तक हमने जो देखे, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, राइट, यहाँ अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म है, माउंटेन है, प्लेन है, रिवर वैलीज है, राइट। ऐसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लार्ज वन वी ट्रांसफर्स इज सहारा डेजर्ट। जैसे ही आप ऊपर से आओगे तो आपको यहाँ पर सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है। ये मेडिटेरेनियन से यहाँ से आते हैं, देखो ये कितना बड़ा पैच है ना। ये सारा क्या है, सहारा डेजर्ट, डेजर्ट एरिया है। ओके, रेत ही रेत है यहाँ पर। नाउ लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट जो है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है पूरी दुनिया में। टेम्परेचर्स रेंज वाइडली अक्रॉस द डेजर्ट फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 46 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है इस बीच में वरी करता है 30 से 46 डिग्री तक, और रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर के कम होती है, इसीलिए तो डेजर्ट की कैटेगरी में आते हैं। और हार्डली एनी वेजिटेशन, पेड़ पौधे भी बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ओके, ये मैप है, हम धीरे धीरे समझेंगे और इसको मैं दिखाती रहूंगी जहां पे भी जरूरी है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हाईलाइटिंग द अफ्रीकन सवाना, सहारा डेजर्ट एंड रिवर नाइल। तीनों चीजें देख लेते हैं, सहारा डेजर्ट, फिर अफ्रीकन सवाना। सवाना वही ग्रासलैंड है ना, अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उन्हें हम सवाना बोलते हैं। अब ये जो नदी दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की, ये है नाइल रिवर। यहाँ ये लेक है, इसे लेक विक्टोरिया बोलते हैं, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे दिया हुआ है, सो डोंट वरी। अब सवाना क्या है, ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल एरिया में आता है। ट्रॉपिक्स हमने पढ़े थे ना, इक्वेटर के इधर क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है, फिर टेम्परेट आता है दोनों तरफ, है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है यहाँ पर, दैट हैज वाइड ओपन स्पेसेस, बहुत खुले मैदान है यहाँ, पेड़ दूर दूर उन मैदानों में आपको देखने को मिलते हैं। सीजनल रेनफॉल होती है, मेनली ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट में पाए जाते हैं, मोस्ट फेमस वन बीइंग इन अफ्रीका, और अफ्रीका में भी है। तो सवाना यहाँ कहा जाता है। सवाना में बहुत रिच डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ की, इसमें एलिफेंट्स, लायंस, जेब्रास, देन जिराफ्स, which depend on its grasses and water holes. Then its climate features a distinct wet and dry season, influencing plant growth and animal migration pattern. यहाँ पर सूखा मौसम अलग है, बारिश का मौसम अलग है, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही वो मौसम अलग है, सीजन्स होते हैं। बट क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसके कारण से पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। और ये जो पैटर्न है, वेट और ड्राई अलग अलग जो सीजन होते थे, इसकी वजह से प्लांट अलग तरीके से ग्रोथ करती थी, और एनिमल माइग्रेट करते थे कि यहाँ पर अब हरियाली मिलेगी तो इस जगह आ गए, या अब दूसरी जगह। तो एक पैटर्न था, है ना। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि फार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, अब पेड़ों को काट काट के लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है इकोसिस्टम में। ओके, तो सवाना क्या है, एक ऐसी घास का मैदान है जहाँ घास है, कुछ पेड़ हैं, और बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बारिश और सूखे के अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन मानव जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन जो एक्टिविटीज है, इनके
कारण इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, ये एक सहारा डेजर्ट एरिया में देखो रेत ही रेत दिख रही है चारों तरफ, एक ऐसा पानी का सोर्स आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है ओएसिस। ठीक है, ओएसिस कहा जाता है, यानी ऐसे पानी की व्यवस्था जो मरुस्थल के बीच में हो, मतलब रेगिस्तान के बीच में हो, है ना। क्या होता है ओएसिस? एन एरिया विद वाटर एंड वेजिटेशन इन द अदरवाइज ड्राई डेजर्ट। डेजर्ट है और उस बीच में कहीं पानी का सोर्स है तो उसे ओएसिस कहते हैं। फिर है ये सेकेंड वाला इमेज, अंडरग्राउंड वेलिंग। देखो यहाँ ऊपर ये रहा लैंड एरिया, इसको खोद के नीचे ही घर बनाए गए हैं ताकि जो गर्मी है यहाँ पर कम लग सके, तो हीट से सेफ रहने के लिए ये जो डिजाइन है कीप करता है हाउसेस को कूल रखने में समर में और ठंड में वार्म रखने में यानी गर्म रखने में। ठीक है, फिर इसमें ये जो चार इमेजेस हैं देख लेते हैं। पहला वाला क्या है, ये ट्रेडिशनल क्लॉथिंग एंड हेड गियर ऑफ नोमैड्स। नोमैड्स मतलब होता है जो एक जगह नहीं रहते हैं लोग, जैसे हमारे यहाँ बंजारे बोलते हैं ना, जिनका कोई एक फिक्स ठिकाना नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नोमेड्स हैं यानी खाना बदोश लोग, तो इनका ये एक प्रॉपर आप ड्रेस देख सकते हो, पारंपरिक वहाँ के कपड़े हैं। हेड गियर जो सर पे पहना करते थे, ये सिर ढकने का एक कपड़ा होता है, पोशाक होता है, शरीर को ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड वाले में डेट पाम ट्री है, खजूर के पेड़ हैं। ठीक, यहाँ पर खजूर जो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स, सभी इन मिनरल से मिलकर इसमें बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देन ये आप थर्ड वाला देखोगे तो ये कैक्टाई है, कैक्टस के पौधे अपनी पत्तियों में पानी जमा करके रख लेते हैं। देख रहे हो कैसे स्वलन से दिख रहा है, इसमें पानी रहता है बहुत सारा, स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। एंड फोर्थ इज लार्ज ईयर्स ऑफ अ सहारन फेनिक फॉक्स हेल्प डिसिपेट हीट एंड लिसन टू द साउंड ऑफ अंडरग्राउंड प्रे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो फेनिक फॉक्स है, इसके कान कितने बड़े बड़े हैं, जिसके कारण क्या होता है, कान बड़े बड़े कान शरीर की जो गर्मी है उसे बाहर निकालते हैं, और ये जमीन के अंदर रहते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा जानवर आ जाए जो जिससे इसको नुकसान हो या खतरा हो, तो साउंड की मदद से अपने आप की रक्षा करता है। फ्लोरा एंड फौना हैव अडेप्टेड एंड बिल्ट रेजिलियंस टू एक्सट्रीम हीट, समटाइम्स अपवर्ड 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ जो फ्लोरा है, पेड़ पौधे हैं या फौना है, जीव जंतु, इन्होंने अपने आप को वहां की सिचुएशन से अडेप्ट कर लिया है, चाहे कितनी एक्सट्रीम हीट हो, कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, लेकिन उन्होंने इसको भी सहना सीख लिया और यहाँ पर कैसे सरवाइव करना है ये चीजें उन्होंने अडेप्ट कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सहारा हैज बीन होम टू नोमैडिक ट्राइब्स। सहारा, अभी मैंने बताया नोमैडिक ट्राइब्स, यहाँ पर जो खाना बदोश लोग होते हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। दैट हर्ड लाइव स्टॉक्स, वो शीप, गोट, कैमल, ये जो पालतू जानवर होते हैं इन्हें पालते हैं, ट्रेड में एंगेज होते हैं अपने जीवन यापन के लिए। एंशियंट जो ट्रेड रूट्स हैं वो यहाँ से होकर गुजरते हैं, जिससे कि कैरिंग गोल्ड, सॉल्ट एंड आइडियाज टू मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। ये अभी मैप में हमने देखा था कि इससे ऊपर यहाँ से ये सवाना से ही व्यापारी जो है, व्यापारी रास्ते होकर गुजरते हैं मेडिटेरेनियन एरिया की तरफ, है ना। यहाँ से बहुत सारे व्यापारी अपना सामान लेकर जाते हैं व्यापार करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक लॉन्गेस्ट रिवर है, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तो वो कौन सी है? नाइल रिवर, नील नदी, जो 6650 किलोमीटर लॉन्ग है। नाइल एंड इट्स बेसिन हैव बीन द क्रेडल ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। क्रेडल मतलब क्या होता है? झूला, जैसे जो बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम रखते हैं ना पालने में, पालना बोलते हैं जिसे, तो वैसे ही यहाँ पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसकी मिस्र की जो सभ्यता थी उसकी शुरुआत नाइल नदी के किनारे ही हुए। तो नाइल रिवर जो है, नील नदी जो है, मेन केंद्र है उसका। फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स रिवर हैज प्रोवाइडेड इरिगेशन, ट्रांसफॉर्मिंग ड्राई लैंड्स इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चरल एरियाज दैट सपोर्ट क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ले, फ्लैक्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब क्या है, हजारों सालों तक जो नील नदी है, इससे सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी मिलता रहा। जो सूखी जमीन है यहाँ पर, है ना, देखो यहाँ ड्राई लैंड्स जो है उससे फर्टाइल एग्रीकल्चर एरिया में चेंज किया जा सका पानी की वजह से, और यहाँ पे क्रॉप्स ऐसे सपोर्ट हो पाए जैसे व्हीट, बार्ले, फ्लैक्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ये लोग वहां पर उगा सकते थे नाइल नदी की वजह से। द रिवर ऑल्सो
उगा सकते हैं नाइल रिवर की वजह से। देन द रिवर ऑल्सो प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर, फिशिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सब कामों में भी नाइल रिवर बहुत हेल्प करती है, पीने का पानी, मछली पालन या फिशिंग जो एक्टिविटीज हैं, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। एंड इट हैज सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन रूट फॉर सेंचुरीज। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ट्रांसपोर्ट के लिए ये नदी को यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए। ठीक है, मैंने आपको रिवर नाइल मार्क करके बता दिया कहाँ है मैप में। ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये मैंने आपको बताया विक्टोरिया लेक से, है ना। एंड इन विच डायरेक्शन डज इट फ्लो, किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो नॉर्थवर्ड। अब ये पॉलिटिकल मैप जो है एंड ऑफ द बुक, आइडेंटिफाई सम ऑफ द एरियाज दैट द रिवर फ्लोज थ्रू। किस किस एरिया से रिवर फ्लो होती है वो आपको बताना है। ठीक, तो जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ, अभी हमने यूरोप का इसमें देखा था मैप में, अब हमें नाइल रिवर बताना है। तो ये लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, जैसे ये मैप है हमारा, है ना। तो यहाँ पे लेक विक्टोरिया से ये ओरिजिनेट होती है, जैसा कि मैप में भी यहाँ देखा था हमने, ये रहा। ठीक है, एक सेकेंड, यस, ये तंजानिया, ये जो दो आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं वाई जैसा जो बना है यहाँ पर, ये वाला, यहाँ है लेक विक्टोरिया, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, होती है ये रिवर। देन ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया रीजन एंड फ्लोज जनरली नॉर्थवर्ड, ऊपर की तरफ फ्लो होती है, युगांडा, साउथ सुडान, सुडान एंड इजिप्ट, इनसे होते हुए बिफोर रीचिंग मेडिटेरेनियन सी। और ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इससे जाकर यहाँ पर, यहाँ से जाकर और ये मिल जाती है। तो इस रास्ते में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है, युगांडा आ रही है, साउथ सुडान आ रही है, सुडान आ रही है, इजिप्ट आ रहा है ना। तो ये मैप में भी दिया होगा, देखो युगांडा यहाँ से होकर गया, देन साउथ सुडान, देन सुडान, इजिप्ट। ठीक है, यहाँ से होते हुए फिर मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ अमेरिका। नाउ वी नाउ फ्लाई अक्रॉस अटलांटिक ओशियन टू साउथ अमेरिका। अब हम इसमें साउथ अमेरिका वाला मैप देखेंगे, अटलांटिक ओशियन से होकर आगे जाते हुए ये हमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था और इधर है ना यहाँ पर, और ये अटलांटिक मैंने एस शेप का बताया था आपको, और यहाँ पर हमारा आता है ये हमारा साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसको थोड़ा सा मैं कम जूम करती हूँ ताकि आपको पूरा मैप एक साथ दिख सके। ओके, चलिए अब आगे रीड कर लेते हैं इसको। सो ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आर द एंडीज माउंटेन्स। हर कॉन्टिनेंट पे हमने देखा अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, तो यहाँ पर भी मैप पे ये देखो एंडीज माउंटेन्स है, ये दिख रहा है ANDES माउंटेन्स। ऐसे वेस्टर्न कोस्ट पे, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, तो वेस्टर्न साइड ये पूरा यहाँ पर आपको एंडीज माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये इस कॉन्टिनेंट पे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। यहाँ पर माउंट अकांकागुआ है जो कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न हेमस्फेयर का। वेस्टर्न हेमस्फेयर मतलब अर्थ को अगर आप दो पार्ट में बांटते हो, इधर ईस्टर्न हेमस्फेयर, इधर वेस्टर्न, तो वेस्टर्न में सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे माउंट अकांकागुआ है जो एंडीज माउंटेन रेंजेस में आता है। एंड बोलीवियाज उयूनी सॉल्ट फ्लैट्स हैं, द लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट्स ऑन अर्थ। सॉल्ट फ्लैट क्या होता है, ऐसा एरिया फ्लैट लैंड का कवर होता है सॉल्ट की लेयर से, नमक की लेयर से ढका हुआ होता है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये इमेज भी दिया हुआ है, आगे हम देखेंगे। देखो ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये तो मैप है, ये देखो इस तरीके से रहते हैं सॉल्ट फ्लैट्स, है ना। ये देन ये मैप है अपना, और ये वाला जो है एक बर्ड है वहां की, बहुत ही, ये कहाँ लिखा है इसमें देखते हैं, फर्स्ट वाला ना, इंडियन कॉन्डोर इज अ नेशनल सिंबल ऑफ सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज। बहुत सारी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं उनका ये नेशनल सिंबल है। ये बर्ड बहुत बड़ी होती है, इसके जो विंग होते हैं ना, जो पंख होते हैं, वो 3.2 मीटर्स दूर में फैलते हैं ना, इतना ज्यादा स्पेस कवर करते हैं इसके पंख। और ये सिग्निफिकेंट पार्ट है मिथोलॉजी। मिथोलॉजी मतलब जो यहाँ पौराणिक कथाएं हैं उसके हिसाब से ये सन डीटी यानी जो सूर्य देवता है इससे जुड़े हुए हैं ये बर्ड्स। ठीक है, और ये सॉल्ट फ्लैट है जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। सॉल्ट फ्लैट क्या होता है, जहाँ पे नमक की लेयर फैली होती है। ओके, नाउ एंडीज, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके वेस्टर्न साइड हमें एंडीज माउंटेन रेंज में देखने को मिलते हैं। इसमें एकांकागुआ है जो कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न हेमिस्फेयर का। ठीक है, फिर बोलीविया के
उयूनी सॉल्ट फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। एंडीज आर अ वाइटल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों को यहाँ से पीने का मीठा पानी जो होता है, पीने का पानी होता है, वो मिलता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियां जैसे कि अमेजोन, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम। देखो अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन सी है? नाइल। और लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट मतलब कि जैसे अब ये पतली नदी है लेकिन बहुत दूर जा रही, तो लंबी ज्यादा होगी। एक है इसका स्पेस ज्यादा है, पानी इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, तो ऐसे कौन सी है? तो अमेजन रिवर है, ठीक है, वही दिया है। ये लार्जेस्ट है वॉल्यूम के हिसाब से। रिच इन बायोडाइवर्सिटी, माउंटेन्स आर ऑल्सो होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश, मैनी ऑफ विच आर यूनिक टू द रीजन। यहाँ पर इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं, बर्ड्स के, एनिमल्स के, रेप्टाइल्स के, है ना। देन हाउएवर ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फ्लोरा फौना रिमेन्स, मेकिंग द एंडीज अ क्रिटिकल कंजर्वेशन हॉटस्पॉट। मतलब कि जितना पहले पाया जाता था बायोडाइवर्सिटी, उसका अब 1/4 भी नहीं रह गया है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कितनी तेजी से एंडीज की जो ये बायोडाइवर्सिटी है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना, कितनी फास्ट हो रही है। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट बनता है कि हम इसे कंजर्व करें। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। तो क्या होता है हॉटस्पॉट? कंजर्वेशन हॉटस्पॉट एन एरिया वेयर एफर्ट्स आर मेड टू सेव द नेटिव फ्लोरा एंड फौना। वहां के जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे, उन्हें सेव करना है ताकि वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लॉस्ट ना हो, ठीक है। तो ऐसे क्रिटिकल स्टेप्स लेने की यहाँ पे बहुत जरूरत है। इन एडिशन द एंडीज आर अमंग द मोस्ट रिसोर्सेज रिच रीजन। यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं इन द वर्ल्ड, होल्डिंग वास्ट रिजर्व्स ऑफ कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड लिथियम। ये सारे यहाँ पर रिजर्व्स जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है, कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड लिथियम। सो दिस इज द मैप। ये अमेजन रिवर है, देखो एंडीज से ये यहाँ से होके और फिर ये इसमें इधर अटलांटिक ओशियन है, इसमें फ्लो करती है, ठीक है। ये बोलीविया है जहाँ पे हमने अभी देखा, कौन से देखा था, उयूनी सॉल्ट फ्लैट्स, है ना, यहाँ पर। ओके, नाउ आगे देखते हैं। ये अमेजन रिवर है, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये देख रहे हो आप कितनी ज्यादा, ये बहुत ऊंचाई से फोटो ली गई है। तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, इन्हें ये हम क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पे आगे बॉक्स में दिया हुआ है। अमेजन रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन साउथ अमेरिका एंड फ्लोज फ्रॉम एंडीज माउंटेन्स इन पेरू। पेरू से स्टार्ट होती है, एंडीज माउंटेन रेंजेस में पेरू जगह है, वहां से पेरू कंट्री है, वहां से स्टार्ट होती है, ईस्ट की तरफ बहती है और फिर अटलांटिक ओशियन में जाकर मिल जाती है या गिरती है। रिवर बेसिन जो है, जितनी दूर में वो नदी बहती है उसे बोलते हैं रिवर बेसिन, ठीक है, विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो देखो जब रिवर बेसिन की बात होती है, जैसे ये मेन नदी है, अब इसमें कितनी सहायक नदियां आकर मिल रही हैं, ट्रिब्यूटरीज कितनी मिल रही हैं, और इन सब नदियों द्वारा कितना एरिया कवर हो रहा है, उसे कहते हैं रिवर बेसिन, ठीक है। तो रिवर बेसिन विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरी सपोर्ट्स अमेजन रेन फॉरेस्ट। इसी कारण से इतने बड़े लेवल पे आप देख सकते हो जंगल सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, जो फॉरेस्ट है वो इसी कारण से, पानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। ऑलमोस्ट 400 इंडिजीनियस कम्युनिटीज रिसाइड इन द फॉरेस्ट। 400 लगभग हम कह सकते हैं। इंडिजीनियस मतलब कि वहां के रहने वाले लोग हैं, जो समुदाय यहाँ पर निवास करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने में। आज की अगर हम बात करें, अमेजन थ्रेटेंड है बाय डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पेड़ों की बहुत कटाई हो रही है, इस कारण से डर है अमेजन फॉरेस्ट को, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, ठीक है। नाउ रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? इन्हें हम कह रहे हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट, मतलब कि एन एरिया ऑफ मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज। हमेशा हरे भरे रहते हैं ये। अपने यहाँ जैसे डिसीडियस ट्रीज होते हैं तो एक मौसम में आके पत्ते झड़ते भी हैं, यहाँ इतनी ज्यादा हरियाली है कि हर वक्त पूरे साल आपको इसी तरीके से ग्रीन ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल मिलता है, ठीक है। डस्ट ट्रेवल्स ऑल वे फ्रॉम सहारा टू अमेजन रेन फॉरेस्ट, कैरिंग विद इट्स फॉस्फेरस नीडेड बाय द प्लांट्स इन द रेन फॉरेस्ट। अब इधर की तरफ क्या है, मैंने अभी आपको बताया अफ्रीका है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ जो सहारा डेजर्ट हमने अफ्रीका का देखा था, तो वहां से जो डस्ट है यहाँ पे फ्लो होकर जाती है, उड़कर जाती है, जो कि फॉस्फोरस प्रोवाइड करती है, जो रेन फॉरेस्ट है उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वहां पर चाहिए भी होता है। ओके, चलिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक कैसे जो ये मिट्टी के थ्रू ये फॉस्फोरस या जो भी उड़ कर जा रहा है, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, विंड पैटर्न्स होते हैं उसके कारण,
है ना। तो डस्ट जो ट्रेवल करती है, इस डस्ट में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, जो कि रेन फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। अमेजन रेन फॉरेस्ट हैज बीन कॉल्ड लंग्स ऑफ अर्थ। अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। व्हाई डू यू थिंक दिस माइट बी सो? ऐसा आपको क्यों लगता है, क्यों कहा जाता होगा? मैं इसमें देखती हूँ, शायद मैंने आंसर्स लिखे हैं। यस, यही वाला देखेंगे। So Amazon rainforest is called the lungs of earth because its plants absorb carbon dioxide and release oxygen। क्योंकि इतने ज्यादा पेड़ हैं कि यहाँ पर सभी जो पेड़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ से ऑक्सीजन हमें मिलता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द अर्थ क्लाइमेट। अर्थ के क्लाइमेट को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंट्रीज इन दिस रीजन, इस एरिया में जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर लैंड नीड लैंड फॉर डेवलपमेंट बट रिस्क लूजिंग द अमेजन रेन फॉरेस्ट। इस एरिया में अगर डेवलपमेंट करना है, रोड्स बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट का हमें नुकसान होगा। सो आपको ग्रुप्स में डिस्कस करना है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे पेड़ों को काटने के, डिफॉरेस्टेशन के, और हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द अमेजन फ्रॉम फॉर द प्लैनेट, और अपने प्लैनेट के लिए हम अमेजन फॉरेस्ट को, रेन फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं। तो एक आंसर मैं दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। इन द शॉर्ट टर्म डिफॉरेस्टेशन कॉजेज लॉस ऑफ ट्रीज। शॉर्ट टर्म का पहले हम देख रहे हैं, एक तो पेड़ों का नुकसान होगा, खत्म होंगे पेड़, हैबिटेट्स डिस्ट्रक्शन होगा, जो भी जीव जंतु उस पेड़ पे रह रहे होंगे उनके घर छिन जाएंगे, और वाइल्ड लाइफ को हार्म होगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, जीव जंतु पूरी तरीके से खत्म होने लगेंगे, क्लाइमेट चेंज होगा और इकोसिस्टम को डैमेज होगा। हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सो वी कैन प्रोटेक्ट अमेजन बाय रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई को कम करके, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करके। सस्टेनेबल मतलब कि ऐसी डेवलपमेंट जो ऐसा नहीं है बस आज की नीड को पूरा कर दे, बल्कि हमें भविष्य में क्या होने वाला है, जो भविष्य में लोग आने वाले हैं, उसको भी सोचकर चलना है। आज ही हम सब खत्म कर दे फिर आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जुडिशियसली, बहुत सही तरीके से, न्याय संगत तरीके से आपको चीजों का यूज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम आते हैं अटाकामा डेजर्ट पे। So Amazon forest से we travel to Atacama Desert in Chile, one of the driest places on earth, stretching about 1000 kilometer. Temperature varies from 40 degrees Celsius during the day to 5 degrees Celsius at night. So Atacama Desert कहाँ पर आता है? तो ये वाला जो मैप है एंडीज का, एक सेकेंड ये मैं निकाल लेती हूँ। यस, ये रहा, ये एरिया दिख रहा है एरो, यहाँ पर हमारा एटाकामा डेजर्ट है। बहुत ही ड्राई डेजर्ट है। ड्राई, वाई आई एम सेइंग इट्स ड्राई, बिकॉज बहुत कम रेनफॉल यहाँ पर होती है। ठीक है, चिली एरिया में आता है, चिली कंट्री में, और ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पे, 1000 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। टेम्परेचर दिन में 40 डिग्री तक जाता है और रात में 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ओके, नाउ यहाँ कुछ चीजें हैं अटाकामा डेजर्ट में जो आपको देखने को मिलती है। एक तो मून वैली। मून वैली इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ का आप सरफेस देखो, जैसे हम मून की कुछ पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो उस पे जिस तरीके का सरफेस है ना, वैसा ही यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो ये है एक। देन मून लाइक फॉर्मेशन हैज अकर्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, क्रस्ट का जो मूवमेंट होते रहता है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, उसकी वजह से ये जो फीचर्स हैं डेवलप हुए हैं। ठीक है, फिर सेकेंड है स्कल्प्टेड ह्यूमन हैंड। ये वाला जो अटाकामा डेजर्ट में इस तरीके से स्टैंडिंग है, जो आकाश की तरफ ऐसा लग रहा है स्काई तक पहुंच रहा है, ये बिल्कुल आसमान तक, ये फेमस है। ये एक फेमस चिली के आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। रेनबो वैली, ये आप देख सकते हो, ये पार्ट है अटाकामा डेजर्ट का। कलर्स आर फ्रॉम डिफरेंट मिनरल्स इन द सॉइल। यहाँ देखो कितनी तरीके की मिट्टी दिख रही है, ब्राउन है, ब्राउन, रेड, ग्रे, ग्रीन। तो ये इसे रेनबो कहा जा रहा है। बहुत सारे कलर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग मिनरल्स हैं सॉइल में, और जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या जब वो रिएक्ट होते हैं किसी भी चीज के साथ, तो केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से मिट्टी का कलर अलग अलग आ जाता है। ठीक है, तो ये अटाकामा डेजर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अटाकामा डेजर्ट जो है ये फेमस है स्टार गेजिंग के लिए। स्टार गेजिंग मतलब रात को अगर आप स्काईज देखोगे ना, तो दुनिया में सबसे क्लियरेस्ट स्काई, मतलब बहुत साफ आसमान यहाँ दिखता है। तो कोई कोई भी अगर स्टार गेजिंग करना चाहता है, नाइट स्काई को स्टडी करना चाहता है, तो उसके लिए लैंडस्केप बहुत अच्छा है। एंड इट्स रॉकी मार्स लाइक लैंडस्केप हैव बीन यूज्ड बाय नासा टू टेस्ट रोवर्स। जैसे यहाँ पे जो
अभी आपने लैंडफॉर्म देखा, कुछ अनड्यूलेटिंग है, इस तरीके से है, उबड़ खाबड़ है, तो मासा ने यहीं पर टेस्ट किया था उसको चलाकर. However, it has also become one of the world's fastest growing dumps for discarded clothes. लेकिन ये इस चीज के लिए तो फेमस है ही, बट अब ये और ज्यादा फेमस हो गया है. किस चीज के लिए? दुनिया का ये सबसे ज्यादा ढेर यहाँ पर लग रहा है, किस चीज का? डिस्कार्डेड क्लॉथ्स. ऐसे कपड़े जो लोग छोड़ देते हैं वो लाकर यहाँ फेंके जा रहे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जमा होते जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्यों होता है? कॉज्ड बाय द राइज ऑफ चीप फास्ट फैशन. फास्ट फैशन यानी जैसे अभी कोई ट्रेंडी क्लॉथिंग है कि अभी ये कपड़ा बहुत ट्रेंड में है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी लो कॉस्ट में बना दिया. ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे लेबर जो है बहुत कम वेजेस में काम करने को तैयार है, वहां जाकर ऐसे कपड़े बहुत बड़ी मात्रा में बनवा दिए. अब क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंड हमेशा नहीं चलता है, चेंज होता है. जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है तो बहुत जल्दी लोग कपड़े डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर ट्रेंड चेंज हो जाए तो. ठीक है, तो अब ये जो डिस्कार्डेड कपड़े हैं, जो छोड़े हुए कपड़े हैं, ये इसका डंप प्लेस बनता चला जा रहा है एटाकामा डेजर्ट. यूएन ने, यूनाइटेड नेशन है, हैज कॉल्ड दिस वेस्ट प्रॉब्लम एज एनवायरमेंटल एंड सोशल इमरजेंसी. ये जो वेस्ट यहाँ पे डंपिंग हो रही है, इसे यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है. कैसे? ये एक एनवायरमेंटल और सोशल इमरजेंसी जैसी प्रॉब्लम है, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए. ओके, तो ये साउथ अमेरिका हमारा हो गया. नाउ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका, ये आप देख सकते हो, जैसे साउथ अमेरिका में नीचे हमने देखा था, इसके नीचे यहाँ आता है ना, ये देखो मैं बताती हूँ, इधर है हमारा साउथ अमेरिका. तो यहाँ हमने एंडीज देखा था. ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में इधर वेस्टर्न साइड आपको रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं. लेक्स एक सीरीज से हैं, यहाँ पर उसके बारे में दिया हुआ है, तो इन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं. यहाँ एप्लेशियन माउंटेन रेंजेस हैं. यहाँ देखो कोलोराडो प्लाट्यू है. ओके, और ये जो बॉक्स है ना, इसको यहाँ बड़ा करके दिखाया गया, ग्रैंड कैनियन है. देन नेक्स्ट इज ये पैसिफिक ओशन, इस साइड आपको देखने को मिल रहा है. ये मैक्सिको गल्फ है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको. चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले कोलोराडो प्लाट्यू जो है उसको देखते हैं. वी नाउ ट्रेवल नॉर्थ टू नॉर्थ अमेरिका, है ना. नॉर्थ अमेरिका में अब हम जा रहे हैं. तो कोलोराडो प्लेट्यू जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये लार्ज हाईलैंड है. प्लेट्यू तो वैसे भी हाईलैंड होता है ना, रीजन इन द साउथ वेस्टर्न यूएस. ये पूरा यूएस का अगर मैप है, तो इधर नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है. तो क्योंकि ये इस कॉर्नर में है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट, है ना. साउथ वेस्ट यूएस का पार्ट है ये, जो स्ट्रेच करता है क्रॉस सेवरल स्टेट्स. ये कोलोराडो प्लेट्यू बहुत सारे स्टेट से होकर जाता है, covering over 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर. इट इज रीनोड फॉर इट्स लैंडस्केप्स. ये किस चीज के लिए जाना जाता है? मेनली अपने लैंडस्केप्स के लिए, वहाँ जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके लिए, इंक्लूडिंग ग्रैंड कैनियन. तो ये जो ग्रैंड कैनियन है ना, ये भी यहीं पर मिलता है कोलोराडो प्लेट्यू में. ओके, प्लेट्यू इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं? ये आप बहुत छोटी क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं, साइंस में भी, एसएसटी में भी. जो एक के ऊपर एक लेयर्स बहुत सालों तक ऐसे जम जम के, बहुत हम सदियां बोल सकते हैं, उससे जो ये पत्थर क्रिएट होता है उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना. उसमें लेयर्स दिखती हैं. सो ये जो प्लेट्यू है ना, मोस्टली लेयर्स वाली रॉक है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं. दैट वर स्लोली अपलिफ्टेड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस एंड शेप्ड बाय इरोशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये ऐसा है जैसे अपलिफ्ट हुए हैं धीरे धीरे, ये है ना, नीचे की तरफ से ऊपर आए हैं, जिसमें मिलियन साल लगे हैं. ये जो प्रोसेस है, इसकी वजह से ड्रामेटिक रेड रॉक फॉर्मेशन हुए हैं, जिसे डीप कैनियंस जैसा वहां पर बनता है. आप इसकी इमेज सर्च कर सकते हैं. ये देखिए इस तरीके से रहेगा. कोलोराडो प्लेट्यू विद कोलोराडो रिवर. ये कोलोराडो प्लेट्यू है और इसमें कोलोराडो रिवर बहती है. नोट द प्लेट्यू एट अ हाइट अबव द रिवर. देखो, तो यहाँ आप देखोगे कि ये नदी है, बहुत ज्यादा नीचे है. ये प्लेट्यू की ऊंचाई देख रहे हो आप, और ये एक ब्यूटीफुल पैटर्न जैसा, देखो किस तरीके से ये इरोजन की वजह से कैसे फीचर्स क्रिएट हुए हैं ना, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया था डीप कैनियन में. ना ड्रामेटिक रॉक फॉर्मेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं. ये रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कॉपर एंड अदर मिनरल्स यहाँ से पाए जाते हैं. इट्स यूनिक जियोलॉजी. इसका जो भू साइंस है, भू विज्ञान है, या जो साइंस है यहाँ का, its mineral wealth and diverse plant life, including both coniferous and deciduous trees, making the region important for tourism and natural resources use. अब ये जो एरिया है, यहाँ पे दोनों तरीके के पेड़ मिलते हैं. एक तो कॉनिफेरस भी, जो इस तरीके के रहते हैं वैसे भी, और डिसीडियस भी. डिसीडियस पेड़ कौन से होते हैं? जो कि साल में कोई एक फिक्स समय ऐसा होता है जिसमें वो अपने
पत्ते जो है शेड करते हैं, है ना, उनके पत्ते गिर गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, उन्हें डेसीडियस कहा जाता है। तो दोनों तरीके के वहाँ पे प्लांट है देखने को मिलता है। और यहाँ की जो जियोलॉजी है बहुत अनोखी है। जियोलॉजी यानी होता है भूविज्ञान, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। टूरिज्म के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कैनियन हैज had about 5 million visitors annually over the past several years। मतलब कि हर साल लगभग लगभग ग्रैंड कैनियन में पिछले बहुत सारे सालों से हर साल लगभग 50 लाख, 5 मिलियन यानी 50 लाख विजिटर्स यहाँ आते हैं घूमने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रॉकी माउंटेन्स। अब रॉकी माउंटेन्स क्या है, ये देखो वही माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, ये वाले, है ना। तो इसके पढ़ लेते हैं रॉकी माउंटेन्स के बारे में। और इन्हें हम रॉकीज भी बोलते हैं, रॉकी माउंटेन या रॉकीज। ये स्ट्रेच करते हैं 4800 किलोमीटर। ये बहुत रिच है यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना, माइनिंग के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो जनरेट करते हैं, टूरिज्म के लिए, एग्रीकल्चर जो है, कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, जीडीपी में बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है। रॉकीज वर होम टू लार्ज इंडिजीनियस कम्युनिटीज। यहाँ बहुत सारे वहाँ के रहने वाले नेटिव समुदाय के लोग हैं जो रहते हैं। नेटिव अमेरिकन जिसे कहा जाता है, अमेरिकन के लोग जो जो वहीं के हैं, उनका ओरिजिन वहीं से है। एज दे आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है, नेटिव अमेरिकन। टिल अबाउट 300 ईयर्स अगो। इसका मतलब क्या है कि लगभग 300 साल पहले तक रॉकी माउंटेन्स में बहुत सारे इंडिजीनियस कम्युनिटी रहा करते थे, है ना, जिन्हें नेटिव इंडियंस या मूल अमेरिकी कहा जाता है। These communities dependent on the region's river, forest and wildlife for sustenance and regarded the mountain as sacred। ये जो कम्युनिटी थी ना नेटिव अमेरिकन, ये वहाँ की जो नदियां हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, इनको बहुत ज्यादा सेक्रेड यानी पवित्र माना करते थे। ठीक है, वो पूजनीय मानते थे, जैसे हम लोग मानते हैं पेड़ पौधों को पूजनीय ना, वैसे वो लोग माना करते थे। टुडे मेनी ऑफ देम लिव ऑन रिजर्वेशन दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर देम। आज इनमें से बहुत सारे लोग जो है ना, वो रिजर्वेशन जो एक एरिया रिजर्व कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है, उसमें ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। वहाँ के नेटिव अमेरिकन के बारे में बताया गया है। ये देखो, ये क्या है, फुहारा है पानी का, ये गीजर इसे कहा जाता है। देखो ओल्ड फेथफुल इसका नाम है, क्या नाम है, ओल्ड फेथफुल। ये एक गीजर है जो इरप्ट होता है, इस तरीके से पानी फुहारे की तरह। येलो स्टोन नेशनल पार्क है रॉकीज रेंजेस में, वहां पर ये फुहारा हमें देखने को मिलता है, जिसमें से बॉइलिंग वाटर और स्टीम, भाप, गर्म पानी ऊपर की तरफ आता है प्रेशर की वजह से। लेकिन ये क्यों बन रहा है, ये गर्म पानी आ कहाँ से रहा है, तो अर्थ के नीचे कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिसमें, जैसे वोल्केनो जो होते हैं, तो वोल्केनो में नीचे लावा है, तो वो जो गैस वगैरह है वो सारी चीजें अर्थ की सरफेस पे प्रेशर की वजह से आती है। कॉज्ड इन केस बाय वोल्केनिक एक्टिविटी डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के नीचे कहीं वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, जिसके कारण जो धरती के अंदर पानी है वो गर्म होकर भाप की तरह से प्रेशर से ऊपर आता है ना, तो इसे गीजर कहा जा रहा है। ये ओल्ड फेथफुल नाम याद रखना, येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, तो ये आ सकता है आपको क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट इज एपलेशियन माउंटेन। ये भी मैंने आपको मैप में दिखाया था, इधर ईस्टर्न साइड पे है, ये रहा, है ना, साउथ ईस्ट साइड पे है, तो इसके बारे में अब दिया हुआ है। ये देखो कितने सुंदर ये माउंटेन रेंजेस हैं, देख लो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। सो पढ़ते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जो रॉकीज में है, ये एग्जाम्पल है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। पार्क वॉज एक्सपीरियंसिंग एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ड्यू टू ओवरग्रेजिंग बाय एल्क, a type of deer. In 1995, wolves were introduced here. This predator hunted the elk, reducing their population and enabling the return of flora, hence leading to the restoration of ecological balance। देखो किसी कारण से एनवायरमेंट में, इकोलॉजी में बैलेंस अगर बिगड़ने लग जाए, जैसे कि यहाँ का एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ एक एल्क करके, एल्क जो है एक डियर, हिरन का एक प्रकार होता है, जो वहां बहुत ज्यादा जो पेड़ पौधे उनको चरता था, बहुत बड़ी संख्या उनकी होने लग गई थी, है ना, ओवर ग्रेजिंग होने लगी थी, वहां के हरे मैदान जो है या जो भी हरियाली उनको चरते थे, क्योंकि इनकी नंबर बहुत ज्यादा हो गए थे। तो 1995 में क्या किया गया, वहां पे भेड़िए लाए गए,
इंट्रोड्यूस किए गए, भेड़ियों को लाकर वहां जंगल में छोड़ दिया गया। अब भेड़िए क्या करते थे, प्रिडेटर थे, शिकारी थे, ये हिरणों का शिकार करते थे। धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है एल्क हिरन जो थे उनकी वो कम हो गई, और फिर से जो पेड़ पौधे हैं वो वैसे ही रिस्टोर होने लगे और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो गया। तो इसी को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, की दोबारा से वही कंडीशन ले आना, है ना। सो एल्क की संख्या बहुत बढ़ने से वो बहुत सारे घास पौधे खा रहे थे, तो फिर भेड़ियों के आने से एल्क की संख्या कम हो गई, जिससे जो फ्लोरा है उसकी संख्या वापस से बढ़ने लगी। इसी को हम इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं। ओके, नाउ एप्लेशियन माउंटेन्स, जिसके बारे में मैंने अभी मैप में दिखाया आपको, आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में एक हम कह सकते हैं पुराने में से एक है ये, है ना। जैसे पुराने अपने यहाँ अरावली है, वैसे ही वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट माउंटेन है उनमें से एक है एप्लेशियन माउंटेन रेंजेस। फर्टाइल वैलीज हैं, abundant game and natural travel routes enable indigenous community to thrive। देखो ये नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी है, चिरोकी कम्युनिटी की, इन ट्रेडिशनल ड्रेस, ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। चिरोकी आर वन ऑफ द कम्युनिटीज इंडिजीनियस टू एप्लेशियन माउंटेन। हमने देखा था कि एप्लेशियन माउंटेन में बहुत सारी कम्युनिटीज रहती है जो नेटिव अमेरिकन की है, उनमें से एक है चिरोकी। ओके, इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो आप देख सकते हो। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ के जो रहने वाले निवासी है ना, इंडिजीनियस कम्युनिटीज है, ये जो एप्लेशियन माउंटेन है ये इनको फर्टाइल वैली देती है ताकि उपजा के ये लोग अनाज खा सकें। एबेंडेंट गेम यानी कि शिकार वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे वन्य जीव हैं उनके पास, और फिर ट्रैवल रूट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि नेटिव पीपल वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, थ्राइव कर पाते हैं। लाइक इन अदर ट्रेडिशन द माउंटेन्स होल्ड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल हियर। जैसे हमारे यहाँ भी पहाड़ों को, नदियों को, पेड़ों को पूजा जाता है, तो इनके में भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट रखते हैं सारी चीजें, है ना। बहुत ज्यादा इसका अध्यात्म के तौर पे हम बोले तो बहुत इंपॉर्टेंस है। माउंटेन्स हैव बीन वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग कोल, टिम्बर, नेचुरल गैस एंड इंडस्ट्रीज। ये सारी सुविधा वहां पर होने की वजह से सब चीज वहां पाया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी एप्लेशियन माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टूरिज्म की वजह से, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे सेक्टर्स भी यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे। ओके, सो एप्लेशियन माउंटेन जो है प्राकृतिक यहाँ पे संसाधन की बात करो या फर्टाइल वैलीज की बात करो, टूरिज्म की बात करो, इन सब के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो नेटिव कम्युनिटी है उनकी जो लाइफ है और जो उनका कल्चर है उसका एक बहुत विशेष महत्व यहाँ पर है। ओके, अब ग्रेट लेक्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था 3-4 लेक्स एक जगह पे बनी हुई है इस वाले मैप में, ये वाला है ना। तो इसके बारे में आप यहाँ पे कई सारे लेक्स हैं तो पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। यस, ग्रेट लेक्स ये चेन है, 5 मैसिव फ्रेश वाटर लेक्स है, 5 ऐसे लाइन से हैं, ठीक है। दे हैव बीन वाइटल टू नॉर्थ अमेरिकन कॉमर्स इंडस्ट्री फॉर सेंचुरीज थ्रू देयर शिपिंग रूट्स। क्योंकि लेक बड़ी है, इसमें शिपिंग रूट्स प्रोवाइड होता है, जिसके कारण ये कई समय से, मतलब बहुत समय से अमेरिका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प ये करते आए हैं ना। सो ग्रेट लेक्स जो है ये झील सदियों से अपने शिपिंग रूट्स के कारण जो शिपिंग रूट्स जो प्रोवाइड करते हैं उसके कारण नॉर्थ अमेरिका के कॉमर्स यानी कि व्यापार वगैरह जो है, इंडस्ट्री जो है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है। बहुत सारी सिटीज इस रीजन में ऐसी है जो डिपेंड है लेक्स पे, किस चीज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। लेक are a vast habitat for diverse wildlife, though they also face environmental challenges such as chemical contamination of sediments in the lake and water contamination due to agricultural runoff and industrial process। अब ये जो लेक है ना, ये बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को घर देते हैं रहने के लिए, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो या आसपास जो भी जीव जंतु रह रहे हो उनके लिए। लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इस लेक को, जिसके कारण से यहाँ की जो कंडीशन है वो खराब हो रही है ना। जैसे कि केमिकल कंटामिनेशन मतलब होता है दूषित हो जाना, ठीक है, खराब हो जाना। तो वहां पर कुछ केमिकल कंटामिनेशन हो जा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ। लोग किसान क्या करते हैं, खेत में अनाज उगाया, इसमें खाद बहुत सारी डाल दी जो कि केमिकल है एक तरीके से। जब बारिश आई तो खाद सारी बहकर और इन लेक्स में चली गई, तो लेक का पानी वो खाद वो जो केमिकल है उससे युक्त हो जाएगा और वो पानी कैसा होगा, खराब हो जाएगा, है ना, कंटेमिनेट हो जाएगा। इंडस्ट्रीज का भी यही है, इंडस्ट्री अपना पानी यूज करते हैं, फिर जो गंदा पानी होता है वो सीधा छोड़ देते हैं लेक्स के लिए, नदियों के लिए।
तो उससे क्या होती है, नदी का पानी या लेक का पानी जो है वो दूषित होता है। यहाँ पर हम लेक्स की बात कर रहे हैं। सो वी हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड हाउ दे कनेक्टेड विद आवर लाइव्स इन वेरियस वेज। द कॉन्टिनेंट वी नाउ विजिट इज ऑस्ट्रेलिया, आवर लास्ट स्टॉप। तो अभी तक हमने बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल की है ना, देखी उनकी ज्योग्राफिकल फीचर्स और वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में भी जाना। अब हम देखेंगे अपना लास्ट स्टॉप, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इस ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा भाग ना डेजर्ट है, जिसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। इधर इंडियन ओशन है और इधर ग्रेट बैरियर रीफ है, ये जो मैंने आपको बताया था। ये दिख रहा है आपको, ये ब्लू ब्लू पैचेस जैसा, वो है ना, पहले हम पढ़ चुके हैं। फिजिकल मैप है ऑस्ट्रेलिया का। बेस्ड ऑन द कलर यू सी, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे क्या आपको लग रहा है? तो मैंने आपको बताया डेजर्ट बहुत बड़े एरिया में लग रहा है ना, और जो प्लेन एरिया है वो यहाँ इधर बॉर्डर बॉर्डर पे, थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा यहाँ है ना। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सो एज यू मे बी एबल टू फिगर आउट फ्रॉम दिस फिगर, अ लार्ज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट और एरिड, शुष्क है, मतलब बहुत सूखा है बहुत सारा एरिया। इसीलिए इसे क्या टर्म दिया गया? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। इट कंप्राइज सेवरल डेजर्ट एरिया। इस ये पूरा डेजर्ट है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डेजर्ट्स के नाम हैं, जिसमें एक आता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ये पूरा, इसमें से एक है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये देखो, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में रोड्स देखो कैसे हैं। फिर कैमल है, वाइल्ड जंगली जो होते हैं जंगल के एरिया में। कैमल्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेसेस लाइक इंडिया एंड अफगानिस्तान टू हेल्प एक्सप्लोरेशन एंड कोलोनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इंडिया से, अफगानिस्तान से ऊंट यहाँ पर भेजे गए थे जब ये अंग्रेज या यूरोपियन कंट्री जब दूसरे देशों पे शासन कर रही थी ना, उस वक्त कि जाया जाए ऐसी जगह पर। रेगिस्तान में ऊंट बहुत अच्छे से वर्क करते हैं ना, तो इसलिए वहां पर उनको पहुंचाया गया। नाउ द डेजर्ट आर होम टू मेनी एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, स्किंक्स, देन wallabies, wildebeest एंड feral camels। तो यहाँ पे आप देखोगे डेजर्ट में यहाँ पे बहुत सारे तरीके के आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ नाम दिए हुए हैं, स्किंक्स। स्किंक्स मतलब छिपकली की एक प्रजाति होती है। देन वालबीज मतलब कि कंगारू जैसे छोटे जीव। देन बिलबीज यानी कि छोटे जैसे कि गड्ढा करके और उसमें रह, ये बरो करके उसमें रहते हैं। देन क्या था, देन फेरल कैमल्स, ये जंगली ऊंट होते हैं। ये सब यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स यानी जो शिकारी जीव है, जैसे कि डिंगोज। डिंगोज क्या है? डिंगोज यानी कि जंगली कुत्ते। ठीक है, लार्ज लिजर्ड, बड़ी बड़ी छिपकलियां, कैट्स, फॉक्सेस यानी लोमड़ियां, स्नेक्स, सांप वगैरह यहाँ पर बहुत सारे प्रीडेटर्स के फॉर्म में जीव जंतु हैं। सम रेयर एनिमल्स सच एज सैंडहिल डनार्ड, देन ये नाम आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, सैंडहिल डनार्ड, देन मार्सुपियल मोल, देन नेक्स्ट इज मैलीफाउल, है ना। तो ये जो जीव है, कुछ यहाँ पे बहुत रेयर एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनके नाम ये है ना, सैंडहिल डनार्ड, इज मार्सुपियल मोल, देन मैलीफॉल। ये सारे जीवित रहने के लिए यहाँ पे बहुत संघर्ष करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते हैं सरवाइव करने के लिए। देन नेक्स्ट इज स्पिनीफेक्स आर एन इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो रहने वाले लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनको कहा जाता है स्पिनीफेक्स। स्पिनीफेक्स नाउ who have lived in desert for over 25,000 years। इसका मतलब है कि ये जो मूल निवासी है वहां के, जो 25,000 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ इस मरुस्थल में रहते आ रहे हैं। द वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर आर बीइंग प्रिजर्व्ड बाय यंगर जनरेशन एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट। उनके जो रहने का तरीका है वो बहुत सारे यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करता है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं घूमने के लिए, और जो यंग जनरेशन है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संरक्षित रह सके, उनको भी पता चले कि उनका कल्चर कैसा था। टूरिस्ट ऑल्सो केम टू सी यूनिक ज्योग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ। टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो ये भी देखने के लिए आते हैं कि किस तरीके की यहाँ यूनिक डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ में, और वहाँ की ज्योग्राफी को समझने के लिए। ओके, नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। Word desert conjures up images of very hot and dry place। हमें डेजर्ट का वर्ड सुनते ही, डेजर्ट वर्ड सुनते ही बहुत गर्म, सूखा, एकदम सूखी जगह की तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है। However, there are cold desert too। लेकिन डेजर्ट ठंडे भी होते हैं। Largest desert on earth is Antarctica।
अर्थ पे सबसे बड़ा डेजर्ट है अंटार्कटिका, जो 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो इंडिया का 4 गुना ज्यादा एरिया है। इट इज ऑल्सो द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ, और ये कोल्डेस्ट है, हर वक्त यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इवन आर्कटिक से भी ज्यादा ठंडा है ये। द प्लैनेट्स अदर पोलर डेजर्ट, दो पोलर डेजर्ट है ना, एक नॉर्थ पोल पे है जो आर्कटिक कहते हैं, एक साउथ पोल पे है जिसे अंटार्कटिक कहते हैं। तो ये जो साउथ पोल वाला है अंटार्कटिक जो है, ये नॉर्थ पोल के आर्कटिक जो डेजर्ट है, पोलर डेजर्ट, उससे भी ज्यादा ठंडा है। ओके, सो now, at the end, through our whirlwind world tour, we have visited most of the key geographical features of the Earth. हमने बहुत सारे, इस जो यात्रा हमने इस चैप्टर के थ्रू की, इसमें हमने पृथ्वी के बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स, भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने समझ लिया है ना। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर नाउ। एक छोटी सी समरी दी गई है, इतनी सी समरी से कुछ नहीं होगा। मैं इसका डिटेल्ड समरी वीडियो जो है और क्वेश्चन आंसर जो प्रैक्टिस एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड जो होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज तो अभी हम कर लेंगे। उसके लिए बेटा जानकी स्टडी कॉर्नर पे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। वहां भी प्लेलिस्ट बना देती हूँ क्लास 8 एसएसटी बुक 2 का, प्लीज वहां जाकर देखिएगा। उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो हर वीडियो के एंड में रहेगा, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, प्लीज जो आप क्लास 8th में बच्चे हैं, अब आप लोग 9th में नेक्स्ट ईयर जाएंगे, 6 महीने 7 महीने कुछ महीने रह गए हैं, उसके बाद 9th में जाएंगे आप लोग। मैं सोच रही हूँ 9th से 12th तक की जो सिलेबस है वो मैं जानकी स्टडी कॉर्नर पे कंप्लीट करूँ, ठीक है। उसके लिए बड़ी क्लासेस के लिए वो चैनल रख लेते हैं, और 1st to 8th तक मैं इसी चैनल पे कंटिन्यू करूँ जो भी चीजें मुझे अपलोड करनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग 9th में जाने से पहले वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 9th के जो भी सब्जेक्ट आप लोग सर्च करेंगे ना, और 8th के भी इस बुक से भी रिलेटेड, मैं उसी चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। इस चैनल पे बहुत सारा हौश पौश हो जाता है, वीडियोस बहुत सारे डालने की वजह से व्यूज कम आते हैं और रीच कम मिल रही है वीडियोस को, है ना। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ कि 9 से 12 तक का दूसरे वाले चैनल पे करेंगे। तो प्लीज आप लोग जाके सब्सक्राइब करिए, बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पर पॉज करके कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए कि कितने बच्चों ने चैनल वो वाला सब्सक्राइब कर लिया है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, वहां पे प्लेलिस्ट बना दूंगी, इसका रिविजन वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज हम देख लेते हैं। Why do all map projections have some amount of distortion? जब हम मैप प्रोजेक्शंस देखते हैं, मैप जो बनते हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस होते हैं, डिस्टॉर्शन होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को नोट्स में दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये नोट्स आप खरीद सकते हैं, जैसे कि बहुत डिटेल नोट्स है, सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी है। क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज में आपको यहीं से करा रही हूँ। सो अर्थ इज शेप लाइक एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ का जो शेप है स्फेरॉइड जैसा है। मैप्स जो ड्रॉ करते हैं वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, तो इम्पॉसिबल है कि फ्लैटन द कर्व सरफेस ऑफ अर्थ विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। इस गोल इसको कर्व शेप को फ्लैट करना है, तो बिना शेप, साइज, डिस्टेंस और डायरेक्शन में जब तक थोड़ा चेंज नहीं होगा ये हो नहीं सकता। Therefore, every map projection has some amount of distortion. Different map projections reduce distortion in different ways depending on their purpose. जैसे किसी में साइज सही है, किसी में शेप सही है ना, हमने देखा था। आंसर्स थोड़े बड़े ही बता रही हूँ, अगर आंसर्स छोटे चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं छोटे आंसर्स आप लोगों को बताऊं। लेकिन 9th में है, 8th में है आप लोग, तो बड़े आंसर्स आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। नाउ व्हाट मेक्स द तिब्बतन प्लेट्यू यूनिक? तिब्बत का जो प्लेट्यू है ये यूनिक क्यों है? सो इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इट इज द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ। इट लाइज नॉर्थ ऑफ हिमालयाज एंड हैड एन एवरेज एलिवेशन ऑफ मोर देन 4500 मीटर। इट इज सोर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ एशिया एंड प्लेज अ मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये सब समझा चुकी हूँ, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अब, है ना। चैप्टर ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोरल रीफ्स? Why are coral reefs called the rainforest of sea? So coral reefs are called rainforest because they support an enormous variety of marine life. देखो कितने तरीके की marine life इसमें survive करते हैं। ये shelter provide करते हैं, food provide करते हैं, breeding grounds provide करते हैं, thousands of species, है ना, चाहे fish की हो, coral की हो या other sea organisms की हो। Like tropical rainforest on land, coral reefs are among the richest ecosystem on earth and are very important for maintaining marine biodiversity. ओके। फोर्थ है, हाउ डू द ओशन हेल्प टू रेगुलेट अर्थ क्लाइमेट? ओशन जो है कैसे अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है? सो ओशन एब्जॉर्ब, स्टोर्स एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट।
हेल्पिंग बैलेंस टेम्परेचर अक्रॉस द अर्थ। एक हमने देखा था कि कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं अर्थ पे। फिर हमने देखा था कि ओशन करंट जो है, वार्म ओशन करंट, ये इक्वेटर से यहाँ पर colder region and cool water from poles toward warmer region. This movement influence weather pattern, rainfall and climate of coastal regions. अब इसमें क्या बताया जा रहा है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा मान लीजिए यहाँ पे कहीं इक्वेटर है, ठीक, तो यहाँ से इधर की तरफ और इधर की तरफ वार्म ओशन करेंट्स जाते हैं, जो गर्म पानी इक्वेटर के पास का है ट्रॉपिक एरिया का, वो पोलर रीजन के पास ले जाते हैं। और फिर यहाँ से जो ठंडे वाले हैं, वो सारा पानी जो है ठंडा, ये ब्लू कलर से मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ठंडे जो कोल्ड वार्म करंट है, तो कोल्डर रीजन से ये ऊपर की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल जनरेट होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ग्रेट बैरियर रीफ फेसिंग थ्रेट टुडे? क्या ग्रेट बैरियर रीफ को किस चीज से ज्यादा नुकसान है? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल जो है अपने छोटे जो एल्गे वगैरह हैं जो उसके अंदर रहते हैं, वो वीक हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से, और भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से डैमेज हो रहा है रीफ को, और मरीन बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। फिर अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बिकॉज इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रीज दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में ग्लोबल क्लाइमेट, सपोर्ट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, and plays an important role in maintaining the Earth's ecological balance. Okay. Now, next है, choose two different types of geographical features you have explored in this chapter. Write short paragraphs on how they influence the flora and fauna or human lives in that area. Do you have an implication for the whole globe? अब इसका मतलब क्या है सेवेंथ वाले क्वेश्चन का? इसमें कहा जा रहा है कि आपने चैप्टर में बहुत सारी ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा है ना, उसमें से कोई दो आपको चुनना है कि वो कहाँ का है, वो फ्लोरा या फौना कहाँ का, या ह्यूमन लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, ये पता करना है। तो जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट का मैंने यहाँ पे बता दिया है। इट इज होम टू एन इनक्रेडिबल वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू काउंटलेस स्पीसीज एंड हेल्प्स रेगुलेट अर्थ क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस रेनफॉल पैटर्न्स। हमें पैराग्राफ लिखना है तो थोड़ा बड़ा ही लिखना होगा। Supports the livelihoods of many indigenous communities. Protecting the Amazon is important for maintaining global biodiversity and climate balance. Okay. Now, दूसरा मैंने तिब्बतन प्लेट्यू ले लिया है। आप तिब्बतन प्लेट्यू भी ले सकते हो, या जो भी हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं उनमें से कोई सा भी आप एक ले सकते हो। तो तिब्बतन प्लेट्यू क्या, ये सोर्स है मेजर रिवर का एशिया का, सप्लाइंग वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। हाई ऑल्टीट्यूड वेदर और मॉनसून पैटर्न अक्रॉस एशिया इसको अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स यूनिक वाइल्ड लाइफ एडेप्टेड टू कोल्ड कंडीशन। Changes in this region can affect water resources, agriculture and climate far beyond its border. अगर इस रीजन में कुछ चेंज होता है तो ये वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट कर सकता है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर सकता है, क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकता है, और सिर्फ अपने आसपास के एरिया के नहीं, उससे बहुत दूर दूर के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एशिया के क्लाइमेटिक पैटर्न को कंट्रोल करने में। देन तो हमारा 7th क्वेश्चन तक हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 8th वाला। डिस्कस हाउ ओशंस इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड ट्रेड। यूज एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। ओशंस जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं का भी क्लाइमेट, ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है उनको। आपको इंडियन या पैसिफिक ओशन से एग्जाम्पल लिख के बताना है। तो इसके नोट्स देख लेते हैं आंसर। सो ये रहा। ओशन इन्फ्लुएंस क्लाइमेट बाय स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हीट थ्रू ओशन करेंट्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। ओशन करेंट के थ्रू हीट ट्रांसपोर्ट होता है ना, और जिसके कारण से क्लाइमेट फेवरेबल बनता है। दे हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर, ब्रिंग रेनफॉल एंड अफेक्ट सीजनल वेदर पैटर्न सच एज इंडियन मॉनसून। इंडियन ओशन में ये जो इंडियन मॉनसून आता है हमारे यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको बोलते हैं, ये भी इसी कारण से होता है ना, ओशन और लैंड के डिफरेंट हीट पैटर्न्स जो होते हैं उसके कारण। ओशंस आर ऑल्सो मेजर रूट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सारा व्यापार तो अधिकतर ओशन से ही होकर जाता है, एक देश से दूसरे देश जाना है तो, राइट। इसीलिए इंडियन ओशन हैज कनेक्टेड एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फॉर सेंचुरीज, while the Pacific Ocean is one of the world's busiest routes for trade and transport between many countries. Okay, 9th क्वेश्चन है, कोई सा भी एक एनवायरमेंटल इशू आपको चुनना है इनमें से। डिफॉरेस्टेशन,
रीफ ब्लीचिंग या डेजर्टिफिकेशन, और इसके कारण क्या है ये बताना है, इम्पैक्ट इसका बताना है कि क्या इम्पैक्ट है और पॉसिबल सोल्यूशन क्या है वो बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैंने रीफ ब्लीचिंग का यहाँ पर ले लिया, बाकी डिफॉरेस्टेशन वगैरह इजी आप खुद भी लिख सकते हैं। रीफ ब्लीचिंग अलग से भी आ सकता है 2 मार्क का 3 मार्क का, तो इसके लिए बता रही हूँ। रीफ ब्लीचिंग मैंने आपको बताया था ये इसलिए होता है, राइजिंग सी टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है सी का वो बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से कोरल जो है वो अपने टाइनी एल्गे जो उनके अंदर रहते हैं, एल्गे जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको ये मतलब इनसे ये खत्म होते चले जा रहे हैं। एज ए रिजल्ट कोरल जो है वो व्हाइट टर्न हो रहे हैं, पहले कलरफुल थे तो व्हाइट होते जा रहे हैं और वीक भी हो रहे हैं। ये डैमेज करता है मरीन इकोसिस्टम को, फिशेज रिड्यूस होते हैं, फिश की पॉपुलेशन, टूरिज्म को इफेक्ट करता है, फिशिंग इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करता है, राइट। सो प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस। देखो पहला तो हो गया कि कॉजेज क्या है, तो कॉज ये हो गया, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। दूसरा कि इसके इम्पैक्ट क्या है, तो यहां से दिस डैमेज, और तीसरा इसका सोल्यूशन क्या है, तो यहां से लिखोगे तीसरा, है ना। द प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन, प्रोटेक्टिंग मरीन इकोसिस्टम एंड लोअरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये सब अगर हम करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, मरीन इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट करते हैं, मरीन यानी समुद्र से रिलेटेड, और ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस का जो एमिशन है जिससे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सी टेम्परेचर या क्लाइमेट में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको अगर हम लोअर करते हैं तो फिर ये पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला। इमेजिन यू आर अ ज्योग्राफर, आप एक ज्योग्राफर हैं, आज टू एडवाइज अ गवर्नमेंट, और आप गवर्नमेंट को एडवाइस दे रहे हैं कि प्रोटेक्ट करिए कोई सा भी एक मेजर लैंडस्केप अपनी कंट्री का, तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे। तो सभी बच्चे का अलग होगा, ओपिनियन बेस्ड आंसर है, चैप्टर के थीम के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। आई वुड चूज द हिमालयन रीजन, मैं हिमालयन रीजन को चूज करूंगी, क्यों, बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स, बहुत सी नदियां यहाँ से इंपॉर्टेंट बहकर जाती हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, और क्लाइमेट भी साउथ एशिया का इसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है। Protecting forests, preventing pollution, reducing deforestation, and promoting sustainable tourism would help preserve this valuable landscape for future generation. This would also protect water resources and wildlife. Okay, now next देख लेते हैं। Imagine that someone is funding a group of you फॉर अ रोड ट्रिप अक्रॉस 2 कॉन्टिनेंट। मान लो कि आपको कोई पैसे दे रहा है कि आप कोई से कॉन्टिनेंट में विजिट करो, रोड के थ्रू जाओ, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन विच 2 दे शुड बी। तो आप यहाँ पे सब लोग अलग अलग बोलेंगे कि मैं इन 2 कंट्रीज में जाना चाहता हूँ या मैं उस कंट्री में जाना चाहता हूँ, है ना। सो मेक अ पिच फॉर द वन यू वुड लाइक एवरीवन टू गो। अब आप अपने हिसाब से बताइए कि आप किन 2 कंट्रीज में विजिट करना चाहेंगे। एक ब्लैंक मैप पे आपको ट्रेस करना है उस रूट को, लोकेट करना है प्लेसेस को उस पे, एंड ट्राई टू कन्विंस द अदर्स टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। यू कुड यूज अ वेराइटी ऑफ क्रिएटिव वेज। ठीक, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दे दिया कि मैं एशिया और अफ्रीका के रोड ट्रिप पे जाना चाहूंगा, जैसे अफ्रीका हो गया, ये एशियन कंट्रीज हो गई, है ना। तो ये रोड ट्रिप इस तरीके से रास्ता भी दिखा दिया है। एशिया ऑफर्स द हिमालयाज, यहाँ पे हिमालयाज है, तिब्बतन प्लेट्यू है, गोबी डेजर्ट है ना, डाइवर्स कल्चर है, और अफ्रीका इज फेमस फॉर सहारा डेजर्ट, यहाँ हमने बड़ा सा रीजन देखा था ना, नाइल रिवर है, अफ्रीकन सवाना है विद इट्स रिच वाइल्ड लाइफ। दिस जर्नी वुड अलाउ अस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट्स, लैंडफॉर्म्स, इकोसिस्टम्स एंड कल्चर्स while understanding how geography influences human life and the environment। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये वाला जो पार्ट है ना, लुकिंग बैक एंड फॉरवर्ड, ये जो हमारा हिस्ट्री वाला नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उससे पहले ये हमें पढ़ना है, तो ये उसी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं करूंगी, है ना। और इसमें जो आपकी सेकंड बुक है ना, इसमें 2-3 चैप्टर लेंदी हैं, तो उसके कुछ पार्ट्स बनेंगे, बाद के चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो एक एक पार्ट में ही कवर हो जाएगा। ओके, सो हैव पेशेंस, मैं धीरे धीरे सभी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो समरी वाला वीडियो है ना, मैं सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक जो है आपको जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे ऊपर ही दिखेगा, उस पर क्लिक करो और जाकर वो वीडियो देख लो, तो चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, साथ के साथ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। और प्लीज सब्सक्राइब करो उस चैनल को, बताओ मुझे किस किस बच्चे ने सब्सक्राइब किया, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.